नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 1 का पुनरावृत्ति वाला भाग करेंगे। यह है पाठ 1 से लेकर 4 तक की पुनरावृत्ति और ये दिया गया है पृष्ठ संख्या 33 पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, उचितम शब्देन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जो शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भेद स्पष्ट नहीं करते उन्हें कहा जाता है नपुंसक लिंग शब्द। कोई भी स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ता है। शब्द में आए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब किसी भी शब्द में जितने भी वर्ण आते हैं उनको अगर अलग अलग किया जाता है तो हम उसमें से स्वरों को अलग करते हैं और व्यंजन को अलग करते हैं। उस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। घ, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और अगर पुरुष जाति का बोध कराने वाले होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग शब्द। और जो ना तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो आते हैं नपुंसक लिंग की श्रेणी में। तो नपुंसक लिंग शब्द केवल संस्कृत भाषा में ही होते हैं। ये ना तो हिंदी भाषा में होते हैं और ना ही किसी और भाषा में। च, डैश का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण, इसे आपने हिंदी भाषा में भी पढ़ा है। स्वर की परिभाषा में भी अक्सर यही कहा जाता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो होते हैं स्वर, और जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो होते हैं व्यंजन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ज, एक ही मात्रा प्रत्यय के रूप में स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग द्विवचन में होती है। जैसे एक ही मात्रा का उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे लता के द्विवचन में क्या बनता है? लते। यहाँ देखिए एक ही मात्रा आ गई। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में जैसे हम चक्रम शब्द लेते हैं तो चक्रम का द्विवचन में क्या बनता है? चक्रे। यानी कि एक ही मात्रा जो है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में दोनों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। री और री का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में मिलता है। अब देखिए इसको, ये दीर्घ री है, इसको री नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे री। जबकि जो हम लोग हिंदी वर्णमाला में इसे पढ़ते हैं री। इसमें कम समय लेना है इसका उच्चारण में। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। और ये जो है अब केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग आप लोग अपनी हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हो। और इसे पढ़ा क्या जाता है? री नहीं पढ़ेंगे, इसे री पढ़ेंगे। आगे देखिए, वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कीजिए। और वर्ण विच्छेद के बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इसमें हमें स्वरों और व्यंजनों को अलग करना होता है। अब सबसे पहला शब्द हमें दिया गया है पितामह। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप दूसरी बार के लिए भूलो ना कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। तो पितामह में प पहले लिखेंगे हम लोग और इसको हलंत कर दीजिए जमा। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हम छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद त हलंत, आ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत और अ। वैसे अगर यहाँ पर हलंत नहीं दिया है तो सबके अंत में अ जरूर लगेगा। और जहां हलंत दिया होता है, हलंत का मतलब होता है इसमें स्वर नहीं है। इसलिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे म का, तो हम लोग आगे लास्ट में जो है यहाँ पर अंत में अ नहीं लिखेंगे। जैसे उद्यानम, अब ऊ तो हमारे पास स्वर ही है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। उद्यानम, द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ जमा न। इस चिन्ह को जमा कहा जाता है। अक्सर मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये जमा क्या होता है? जो ये प्लस का चिन्ह होता है इसको धन या जमा का चिन्ह कहा जाता है। तो ये है जमा। न को हलंत जरूर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो सभी वर्ण हलंत करना जरूरी है। लेकिन हलंत केवल व्यंजनों को किया जाता है, स्वरों को नहीं। ऊपर वाली इस पंक्ति में भी देखिए, हमने जो स्वर हैं उनको हलंत नहीं किया है, केवल व्यंजन को हलंत किया है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा होगा। वर्ण विच्छेद में हम व्यंजन को हलंत करते हुए लिखेंगे और जो स्वर हैं उनको अलग करते जाएंगे। तो न अ बन गया और म हलंत है। इसके बाद अ नहीं लिखना है क्योंकि म हलंत है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। बस ये इतना हो गया। पुष्पाणी, प हलंत जमा छोटा ऊ जमा षटकोण वाला श और हलंत ही रहेगा ये।
और क्योंकि ये आधा है इसलिए इसके बाद अब हम अ नहीं लिखेंगे, अब सीधे हम चलते हैं प की ओर। प के बाद है आ जमा ण हलंत और इसमें है छोटी ई की मात्रा पुष्पाणी। आगे नासिका न हलंत आ स हलंत छोटी ई क हलंत आ। थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। न हलंत अ क हलंत श हलंत। क्ष जो है दो वर्णों के मेल से बनता है क और श, इसलिए इसमें मैं दोनों को आधा आधा लिखूंगी और उसके बाद अ आएगा। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क श अ और त्र भी त और र को मिलकर बनता है तो त हलंत र हलंत और इसमें स्वर है ए। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये किस प्रकार से हुआ है। आगे मृगाहा म हलंत रि ग हलंत आहा विसर्ग। मक्षिके म हलंत क श इ क और ए मक्षिके। छात्राणाम छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ प्लस ण प्लस आ प्लस म। अब बताइए म के बाद मैंने अ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि म हलंत दिया हुआ है और इसमें स्वर नहीं है। हलंत का मतलब होता है ये स्वर रहित है। म छात्राणाम तो म हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए हम म हलंत को ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न शब्दान उचितम स्थाने लिखत। निम्न ये जो शब्द दिए गए हैं इस वृक्ष पर, इनको आपने उचित स्थान पर लिखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो अश्व पुल्लिंग शब्द है, मक्षिकाहा स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग में आएगा चक्राणी, व्याघ्रः पुल्लिंग, नासिका स्त्रीलिंग, नक्षत्री नपुंसकलिंग, कपोताहा पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग और पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है। प्रश्न 4, कोष्ठकात द्विवचन रूपम चिनुत। तो सैनिक का द्विवचन सैनिकः सैनिक, द्विवचन रूप आपने चुनकर लिखना है इसमें। तो सैनिक का द्विवचन रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा सैनिकः का सैनिकः, सैनिकौ सैनिकाः। तो सैनिकौ बन जाएगा यहाँ पर। कलिका का द्विवचन रूप होता है कलिका, कलिके, कलिकाः। तो कलिके यहाँ पर आएगा। उसके बाद मित्र का हो जाएगा मित्र, मित्रे, मित्राणि। तो द्विवचन में बनेगा मित्रे। फिर है पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो द्विवचन का रूप होगा पुष्पे, पुष्पौ नहीं पुष्पे होगा। उसके बाद खग का द्विवचन रूप होगा खगः, खगौ, खगाः। तो ये रहा खगौ यहाँ पर। चिकित्सक का होगा चिकित्सकः, चिकित्सकौ, चिकित्सकाः। तो चिकित्सकौ ये रहा द्विवचन रूप। उसके बाद चक्रः का है चक्रम, चक्रे, चक्राणि। तो ये रहा चक्रे द्विवचन का रूप। इसके बाद प्रश्न 5, शब्दानर्थी सह मेलयत। शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करें। सबसे पहले दिया गया है कपोतौ। कपोतौ का हो जाएगा 2 कबूतर। ये रहा 2 कबूतर। उसके बाद है मेघाहा, बहुत से बादल। ये रहा मेघाहा, बहुत से बादल। चटकाहा, चटकाहा मतलब बहुत सी चिड़ियां। तो चटकाहा ये यहाँ हो जाएगा। नौके कहा जाता है 2 नौकाओं को। तो ये रहा 2 नौकाएं, ये हमें इधर मिल गया, ये हमने मिलान कर दिया। कंदुकम कहा जाता है गेंद को। तो गेंद हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद है दूरदर्शने, दूरदर्शन कहा जाता है टीवी को। तो ये रहा दूरदर्शन। उसके बाद है घटिकाहा मतलब बहुत सी घड़ियां। तो घटिकाहा का हम लोग बहुत सी घड़ियां, ये रहा, हम इसे यहाँ पर मिलान कर देते हैं। उसके बाद है रुप्यकाणी। रुप्यकाणी क्या होता है? बहुत से रुपए। तो ये रहा रुप्यकाणी, बहुत से रुपए। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। उसके बाद प्रश्न 6 देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक वचन में अश्व शब्द हमें दिया गया है। अश्व का एक वचन में क्या होगा? अश्वः,
अश्वौ अश्वाः, गायिका गायिके गायिकाः, मुखम मुखे मुखानी, चटका चटका का चटका ही रहता है यहाँ पर एक वचन में, चटका चटके चटकाः, चक्रम चक्रे चक्राणि, वर्षा वर्षा का एक वचन में रूप बनता है वर्षा, वर्षे वर्षाः। ध्यान दीजिए, वर्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसको नपुंसक लिंग मत समझिएगा। वर्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो ये लता और रमा की तरह चलेगा, रमा रमे रमाहा, तो वर्षा वर्षे वर्षाः। यहाँ पर शुक है, शुक का अर्थ होता है तोता, तो शुकः, शुक जो है पुल्लिंग शब्द है, राम की तरह या देव की तरह चलेगा तो शुकः शुकौ शुकाः, शुकः शुकौ शुकाः। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय जो है पुनरावृत्ति वाला पृष्ठ संख्या 35 पर समाप्त होता है। और यदि आपको और भी किसी इस पाठ के, इस बुक के किसी अध्याय के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अवश्य आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।